Welcome back to all of you. In this video, I'm going to discuss the most important topic of chapter first of your 10th class geography, and the chapter name is resources and development. So let's start this video. So first of all, you should know that what is resources. So the simplest definition of resources is resources are the very useful element of the environment which satisfy or need. Means जो भी बेसिक चीज़ जो आपकी नीड को आपकी डिज़ायर को सेटिस्फाई करे दैट इज़ रिसोर्सेज. जैसे अभी ये पेंसिल है, ये मेरे लिए एक रिसोर्स है. ये बुक इट इज़ अ रिसोर्स फॉर यू एंड मी. और ये इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन, आपके पास सॉइल, वेरियस मिनरल्स जो आपकी नीड और डिज़ायर को सेटिस्फाई करे दैट इज़ रिसोर्सेज. Means each and every element which satisfy the basic need of mankind, which is food, shelter and clothing, that is resource. Basic classification of resources are natural resources and human made resources. Otherwise resources can be classified in various ways. So this is the most important topic of this chapter. तो क्वेश्चन आता है इसमें से डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर उन्होंने ऐसे बोला है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज, दे आर नॉट मेंशन. आइदर दे वांट एग्जॉस्टिबिलिटी, दे वांट ओनरशिप, दे वांट ओरिजिन. तो आपने पूरा डिस्क्राइब करना उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. दिस क्वेश्चन may come in a 5 mark. If they'll ask you classify the resources on the basis of ownership, तो आपने सिर्फ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल को एक्सप्लेन करना है विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में. देन दिस टॉपिक कम इन अ 3 मार्क ओनली. तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द 5 मार्क क्वेश्चन, एज पर द 3 मार्क क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल. सो फर्स्ट टाइप है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति. मतलब उत्पत्ति के हिसाब से हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, दैट कम अंडर द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज. तो दो ही टाइप है हमारे पास में, वन इज बायोटिक, अनदर वन इज अबायोटिक. अब दिस क्वेश्चन में कम इन अ 3 मार्क. तो व्हाट विल यू राइट? तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आप इसको. बायोटिक और अबायोटिक के इतने पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे. इफ दिस क्वेश्चन कम सिंगल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन राइट. सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर biotic resources are the resources which have life and obtained from the biosphere, means they consist living component. Or abiotic resources are the resources which compose of non-living things, means they consist non-living components of the environment, that is abiotic resources. Second point लिखेंगे biotic resources के बीच में, they are renewable resources. Second point, abiotic resources के बीच में, they are renewable as well as non-renewable resources. थर्ड पॉइंट लिख देंगे एज अ एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज के बीच में, जैसे फ्लोरा आ जाएगा, फना आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा, लाइफ स्टॉक आ जाएगा. फ्लोरा के बीच में ऑल नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट, और फना के बीच में आपके पास में ऑल द एनिमल किंगडम. अबायोटिक का थर्ड पॉइंट एज अ एग्जाम्पल रॉक्स आ जाएगा. रॉक्स आपके पास में 3 मेजर रॉक्स आर देयर, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. देन मेटल्स आ जाएगा, मेटल में भी प्रीशियस मेटल, नॉन प्रीशियस मेटल्स आ जाएंगे. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. अब ये एग्जॉस्टिबिलिटी क्या चीज़ है, इसको पहले समझते हैं. किस टाइप के ये रिसोर्सेज होते हैं? एग्जॉस्टिबिलिटी टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी. और दूसरी चीज़, दे कैन बी कम्प्लीटली यूज बाय द ह्यूमन बींग बाय ओवर यूज. मतलब कि जब ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास में जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अगर इंसान, अगर ह्यूमन बीइंग उसका ओवर यूज़ करता है तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं. तो इसीलिए उसका नाम दे दिया गया कि एग्जॉस्टिबिलिटी. तो अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको एग्जॉस्टिबिलिटी समझाऊं कि इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, तो पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, कोल हो जाएगा, जिसका अगर हम ओवर यूज़ करेंगे ना तो एक टाइम बाद में वो ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए एग्जॉस्टिबिलिटी को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. वन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनदर वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ लेट्स चेक द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क का ही बन जाता है. क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. तो उस टाइम पे आपने आंसर लिखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको फिर एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में, दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज रीयूजेबल रिसोर्सेज. अब ये रीयूजेबल रिसोर्सेज इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ रीयूजेबल रिसोर्सेज एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो एग्जांपल अगर फिट करेंगे इसके बीच में, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, तो ये सारे हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं.
देन अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट पॉइंट इसके डिफरेंस में नॉन रिन्यूएबल के, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी कॉल इट एज अ नॉन रीयूजेबल रिसोर्सेज, क्योंकि हाँ रीयूज़ दोबारा हो सकते हैं ये, लेकिन इसके बीच में है कि बहुत टाइम लग जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन लिखी है दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर ओवर अ वेरी लॉन्ग जोलॉजिकल टाइम, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे तो इनको दोबारा से रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए दे कम अंडर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So the second difference between renewable and non-renewable resources are renewable resources are the resources which is unlimited in form. Unlimited मतलब कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी हो जाएगी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास में अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं। वेर एज इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड इन नंबर एज वेल एज दे ऑल्सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब एक तो वो लिमिटेड फॉर्म में होंगे, दूसरे वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम। सो थर्ड पॉइंट एज अ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द इको फ्रेंडली रिसोर्सेज। ये इको फ्रेंडली रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये रीयूज हो सकते हैं, रिन्यूएबल हो सकते हैं, दैट इज़ वाई दे कम अंडर द इको फ्रेंडली, ये कोई एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल की रिसोर्सेज की बात करें, दे कॉज सम काइंड ऑफ पोल्यूशन, जैसे कोल, पेट्रोलियम से आप देखते हैं कितना पोल्यूशन होता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वजह। अगर फोर्थ पॉइंट का बारे तो आप इसमें एक एग्जांपल लिख देंगे, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, रिन्यूएबल के बीच में। और वहीं अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल की, तो आप लिख देंगे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये ओनरशिप क्या है? ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व के आधार पर, मीन्स किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी नेशन का, किसी कम्युनिटी का कोई रिसोर्स होना। यहाँ ये है ओनरशिप के अकॉर्डिंग कि रिसोर्स भी जो है अंडर कंट्रोल है डिफरेंट एजेंसीज़ की, जैसे किसी इंडिविजुअल का कोई रिसोर्स हो जाएगा, किसी कम्युनिटी का कोई रिसोर्स हो जाएगा, किसी नेशन का कोई रिसोर्स हो जाएगा, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज़ का कोई रिसोर्स हो जाएगा। तो वो अलग अलग इंसान ने ओन किया हुआ है रिसोर्स, तो उसके बेसिस में ओनरशिप के हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। मीन्स कोई रिसोर्स जब किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक का हो, जैसे कि हम बोले कि आपकी लैंड है तो वो आपकी अपनी लैंड है, आपके घर में कोई पॉन्ड है या कोई तालाब है आपका, तो वो आपका अपना तालाब है, कोई वेल है तो वो आपकी अपना वेल है, कोई प्रॉपर्टी है आप लोगों की, कोई हाउस है आप लोगों का, तो वो आपका अपना हाउस है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट, और हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज होते क्या है? हमारी नीड को सेटिस्फाई करने वाली सारी की सारी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारी अपनी लैंड है, अपना हाउस है, अपने प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। Next is community owned resources. तो these are the resources which are accessible to all the member of the community. मीन्स ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका कंट्रोल जो होता है एक कम्युनिटी के ऊपर होता है। मतलब इसमें कोई जैसे अर्बन एरिया हो जाएगा या फिर रूरल एरिया हो जाएगा, उसमें पब्लिक पार्क्स हो जाएंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएंगे, पॉन्ड हो जाए, ग्राउंड हो जाएगा, गेजिंग ग्राउंड हो जाएगा, तो उसमें पूरी कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोई वो इंडिविजुअल फिर आके बोलेगा कि अभी तुम नहीं उसको यूज़ कर सकते वहाँ पे। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी जो है ना उसको ओन कर सकती है, या फिर उसका कंट्रोल उस रिसोर्सेज के ऊपर होता है। जैसे पब्लिक पार्क में सारे बच्चे खेल सकते हैं, पिकनिक स्पॉट में सभी जा सकते हैं, प्लेग्राउंड में अर्बन एरिया में अगर कोई है तो वहाँ पे सभी लोग जो है ना जाके, बड़े भी जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, बूढ़े भी जा सकते हैं। तो वो सारी की सारी टाइप की कम्युनिटी जो है ना उसको यूज़ कर सकती है उन रिसोर्सेज को। दैट इज़ वाई दिस रिसोर्सेज आर नोन एज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। द नेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू एनी नेशन, एनी कंट्री। ठीक है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज होंगे जो किसी नेशन को बिलोंग करते होंगे, दैट कम अंडर द नेशनल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे नेशन को बिलोंग करती है, जैसे कि रोड हो जाएगा, कैनाल हो जाएंगे, ब्रिजेस हो जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास में गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं, जैसे ऑल द मिनरल्स विच कम अंडर द नेशनल रिसोर्सेज। मतलब अगर हमारे इंडिया में कोई मिनरल्स हैं, चाहे वो गोल्ड है, प्लैटिनम है, डायमंड है, तो वो हमारा होगा, ना कि कोई चाइना का, पाकिस्तान का, किसी और नेशन का नहीं होगा। जिस भी नेशन के अंडर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो उस नेशन के ओन्ड रिसोर्सेज होंगे, जैसे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और लैंड
ये जो ओशनिक एरिया है ना वो अप टू पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही हमारे नेशनल रिसोर्सेज उसमें कंसीडर करेंगे। मतलब कि अगर देखें यहाँ पे ओशनिक एरिया कोस्टल लैंड से पर्टिकुलर 12 नॉटिकल माइल्स तक या फिर 19.2 किलोमीटर, कोस्टल लैंड एरिया से 19 किलोमीटर तक वाटर बॉडीज़ के बीच में ही, चाहे वो सी है चाहे ओशन है, वहाँ तक जो पर्टिकुलर सेक्शन कोस्टल लैंड के साथ में लग रहा है वो उसी नेशन का रिसोर्स होगा। वो रिसोर्सेज जो होंगे उस पर्टिकुलर नेशन के बिलोंग करेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, किसी भी कोस्टल लैंड से लेकर अप टू 19.2 किलोमीटर तक। लेकिन 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 नॉटिकल माइल के साथ में तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 19.2 किलोमीटर। तो मैप के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें यहाँ। ये मैंने वर्ल्ड का मैप ले लिया है। अगर इंडिया की बात करें तो अराउंड यहाँ से, ये वेस्ट में हमारे पास में गुजरात है और ईस्ट में हमारे पास में वेस्ट बंगाल है। ये कोस्टल लैंड एरिया है हमारा जो किसी वाटर बॉडी से लग रहा है। यहाँ हमारे पास में अरेबियन सी आ जाएगी, इस साइड में हमारे पास में बे ऑफ बंगाल आ जाएगा और यहाँ हमारे पास में इंडियन ओशन आ जाएगा। तो अराउंड इस कोस्टल लैंड से, इस लाइन से हमारे पास में 19.2 किलोमीटर, चाहे इस साइड पे जाओ, चाहे इस साइड पे जाओ, चाहे इस साइड पे जाओ, उतना एरिया वो इंडिया के अंडर आएगा। वो जितने भी रिसोर्सेज इसमें फॉल करेंगे वो सारे के सारे इस इंडियन नेशन के होंगे। वहीं अगर बात दूसरे एग्जांपल की ले ले तो अगर साउथ अमेरिका की बात कर ले, अफ्रीका की बात कर ले, तो यहाँ से लेकर 19.2 किलोमीटर, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल्स, हमारे पास जितना भी एरिया होगा वो किसके अंडर आएगा, अफ्रीका के। वो अफ्रीका का नेशनल रिसोर्सेज होगा, जैसे हमने इंडिया का एग्जाम्पल किया। Next is international resources. These are the resources which are owned by the international institute like United Nation or some other regional international organization, such as the ocean resources which is beyond the 200 किलोमीटर are known as executive economic zone. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन भी सकता है आप लोगों को कि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन जो है ना वो कितने, अप टू व्हाट एक्सटेंड इट इज़, 200 एक्सटेंड, और उस जोन का नाम क्या है, तो एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहाँ पे ये होता है एक काइंड ऑफ ओपन ओशन होता है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो, इससे कोई भी कंट्री जो 200 किलोमीटर से बियॉन्ड कोई अपनी कोस्टल लैंड से है तो उस एरिया को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। और उसमें दूसरी कोई कंट्री जो है ना उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, चाहे उसमें कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो अंडरग्राउंड ओशन के बीच में, तो उस दूसरे रिसोर्सेज को वो यूज़ नहीं कर सकती। तो उस रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। विदाउट परमिशन उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। Next type of resources classify on the basis of status of development. So status of development are the kind of resources which is based on the development of particular kind of resources such as potential resources, developed resources, stock resources and reserve resources. First of all, we'll discuss about the potential resources. Potential resources are the resources which are actually present in any area but may not have been utilized आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये क्यों नहीं यूटिलाइज हो रहे, जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? वी कैनॉट यूटिलाइज देम प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। वी कैनॉट यूज़ देम बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली। जैसे कि हम बात करें कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है राजस्थान और गुजरात का। वहाँ पे हमारे पास में न्यूमरस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज था जो कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी की, बट वी कैनॉट यूज़ देम प्रॉपरली और दे बिकम पोटेंशियल रिसोर्सेज क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हाउ टू यूटिलाइज देम प्रॉपरली, उनको कैसे यूज़ करना है। एक और एग्जांपल अगर आपको इसके हिसाब से समझाएं तो लेह लद्दाख में रिसेंटली वी फाउंड यूरेनियम। तो यूरेनियम तो एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास में, ऐसी मिनरल हमारे पास में मिल गया है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देम प्रॉपरली, देन the Leh Ladakh uranium become the potential resource. Next is developed resources. Developed resources are the resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for the utilization and their development depend on the use of technology, or I can say that level of technology means कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी नेशन की गवर्नमेंट है, वो पहले सर्वे करती है ऐसे रिसोर्सेज का जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, उनकी क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी को चेक करती है दैट दे आर यूजेबल, दे आर रेडी टू यूजेबल और नॉट। उसके बाद में उनकी टेक्नोलॉजी, किस टाइप के लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करनी है वो चेक करती है। तब वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंडर आ जाते हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और प्रॉपर टेक्नोलॉजीज इसमें अच्छी लगी होती है, वो सारे रिसोर्सेज कम अंडर द डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज
stock resources. Stock resources are the resources which is there in the environment which have the potential to satisfy the human need but remain unexplored. Why it remain unexplored? Because of due to the lack of appropriate technology, we don't know how to utilize them. कि स्टॉक में हमारे पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करनी है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें. जैसे वाटर एक रिसोर्स है हमारे पास में विच सेटिस्फाई और नीड, बट हमें नहीं पता प्रॉपर तरीके से कि वाटर को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है. स्टिल वी आर नॉट, वाटर इज़ नॉट मच एक्सप्लोर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. लेकिन है तो वो बहुत स्टॉक में, इतने स्टॉक में हमारे पास में आप देखोगे अगर पूरी अर्थ को चेक करोगे मोर देन 71% हमारे पास में वाटर अवेलेबल है. तो ये स्टॉक ही है हमारे पास में. नेक्स्ट इज रिजर्व्स. रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology, but their uses have been postponed for the meeting future requirement. ऐसा क्यों हो रहा है अब? क्यों हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया. अगर कभी फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने उस रिसोर्स को एज अ रिजर्व कर दिया. हमने रिसोर्सेज को रिजर्व क्यों कर दिया, ऐसा हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे तो बहुत ही ईजी एग्जांपल दिया आपकी एनसीईआरटी बुक में. लाइक वाटर ऑफ द रिवर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. आप सबको पता है लार्ज स्केल में हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं वाटर से, रिवर के वाटर से, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीन यूटिलाइज ओनली लिमिटेड एक्सटेंट. अब हम लोगों ने उसको लिमिटेड रख दिया क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में हम लोगों ने वाटर जो एक डैम में हम लोगों ने स्टोर करके रखा है, फॉरेस्ट जो हम लोगों ने एज अ रिसोर्स स्टोर करके रखा है, वो फ्यूचर में हमें कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं. तो उस रिसोर्सेज को जो हम लोगों ने फ्यूचर के लिए रख रखा है, रिजर्व करके रख रखा है. स्टूडेंट, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. इसमें 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोगों को इस सीरीज़ में करवाए जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.